हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप सभी की 3 बजे वाली जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी को बता दें, ये एनसीईआरटी का 13वां वीडियो है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट है, और ये 6 से लेकर के 8 तक की बुक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी। ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। जीएस के लिए आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी ना पढ़िए, अगर मेरा सजेशन मानिए। और अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आप पढ़ सकें। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाह रहे तो सबसे बेटर है एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम ये है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट एक्टिविटी मिलेगी मेरे द्वारा की गई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ए, अगस्त 1948 में। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे, कम से कम 2 से 4 सेकंड का, जिससे कि आप लोग ऑप्शन चूज कर सके। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन ऑप्शन ए सही हो जाता है, अगस्त 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित एक निकाय है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। थोड़ा सा सर्च कीजिए, दिमाग की एक्सरसाइज करवाइए, खोजिए। जब आप एक क्वेश्चन खोजेंगे, आपको इसके साथ 2-3 क्वेश्चन तैयार होगा। नहीं मिलेगा तो हम तो ऑलरेडी है ही बताने के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत भी कीजिए, खोजिए। जब आप खोजेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा, परमाणु ऊर्जा के बारे में पता चलेगा, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? कोची, विशाखापत्तनम, मुंबई या कोलकाता? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, मुंबई। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक। तो आपको बता दिए 1960 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। आ जाते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डीविकिंग, डबिंग या पैकिंग? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये, ब्रेलिंग होता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है, ये ब्रेलिंग कही जाती है। ये डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन था, ये लाइन लिखी गई थी। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ब्रेलिंग कहलाती है। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना लिया है, ये नया क्वेश्चन होगा, आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का जिसमें ये घोंघा वगैरह आते हैं। हालियोटिस, खरगोश, हाइला, हाइड्रा? ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, हेलियोटिस। देखिए हेलियोटिस, ये हेलियोटिडी कुल का, हेलियोटिडी जो हेलियोटिस है, ये हेलियोटिडी कुल का एक मात्र जीनस है। इससे संबंधित जो जंतु आते हैं, ये मोलस्क संघ के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं, ये मोलस्का संघ के जंतु होते हैं। इससे संबंधित जो जंतु होते हैं, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है, तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
क्वेश्चन आपको डिफरेंट और यूनिक स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आप उसकी आदत मत डालिए। सभी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपको लगता है ये कहाँ से पूछा गया है, बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, बड़ा बेकार सा। आप ये बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा साइंस के, तो समझ ही नहीं आया होगा कि अब तक जो मैंने साइंस पढ़ा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं है। और हम आप सभी से कहेंगे अगर आपको बीएड का ये क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलता है, लेकिन जिसने भी एग्जाम दिया अगर आप उससे साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे ना तो बहुत ही डिफरेंट, जो आपने साइंस जीएस का पढ़ा है वो तो पूछा ही नहीं गया था। जीएस का जो आप लोगों ने साइंस पढ़ा तो साइंस के सब्जेक्ट से पूछा गया था, बहुत ही टिपिकल सा अजीब सा। वो साइंस का स्टूडेंट ही वो भी कैच कर पाएगा कि हाँ ये मैंने वर्ड सुना हुआ है, सही जवाब वो भी बहुत ही कम दे पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति करता है, जब कोई जीन यानी एक से अधिक लक्षण वो व्यक्त कर रहा है, लक्षण में अगर जैसे हम कहते हैं जीन का लक्षण, जीन की वजह से आंखों का रंग नीला होता है, आंखों का रंग काला होता है, जीन की वजह से ही अलग अलग चीज़ों का रंग अलग अलग होता है। ये आपको एक तरीके से हम बता रहे हैं, बालों का जो कलर होता है, आंखों का कलर होता है, ये सब। तो जो एक जीन है वो एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है, मतलब एक से अधिक लक्षण वो कंट्रोल कर रहा है। तो एक किस प्रकार कहा जाता है, इसको किस प्रकार कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, बहुप्रभावी, यानी कि बहुत तरीके से प्रभाव दिखा रहा है, ये बहुप्रभावी कहा जाता है। प्लियोट्रॉपिक आपको इंग्लिश भी बता देते हैं, मान लीजिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन में जो विकल्प रहे ये लिखा रहे प्लियोट्रॉपिक, ठीक है, बहुप्रभावी, एक से अधिक ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथ की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? थायराइड ग्रंथ की सामान्यता यानी कि थायराइड ग्रंथ अच्छे तरीके से काम करे, जनरल वे में काम करे, बैलेंस वे में काम करे, तो नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, के से पोटेशियम, आई से आयोडीन, लेकिन दोनों साथ पढ़ेंगे पोटेशियम आयोडाइड। नमक में जो आयोडीन होता है वो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, अगर यहाँ पर सोडियम आयोडाइड भी लिखा होता तो ये भी सही था, यानी से सोडियम होता है। तो नमक में आयोडीन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है, जो थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जितने साइड में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन तो होता ही है, साथ साथ में जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उससे कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो बस क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइएगा, क्वेश्चन कितना होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करते हैं, गिन करके नहीं करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो आ गया तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय में जो गतिविधि चल रही होती है तो वो दिखाता है। आप देखते होंगे एक निशान ऊपर से नीचे इस तरीके से बढ़ता जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गौड़ प्रदूषक का उदाहरण आपको बताना है। गौड़ प्रदूषक मीथेन, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? गौड़ प्रदूषक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक गौड़ प्रदूषक, गौड़ मतलब सेकेंडरी जो मिल करके बन रहा है। प्राइमरी एक प्रदूषक होता है जो मेन होता है, सेकेंडरी मिल करके बनते हैं। PAN ये सेकेंडरी प्रदूषक है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, साधारण लवण का रासायनिक नाम। साधारण लवण यानी कि नमक, साल्ट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण या मतलब नमक कह सकते हैं जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है
NaCl। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, रॉक साल्ट। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक बार सभी स्टूडेंट आराम से प्यार से जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। अगर हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप लोग बहुत ही कम मेहनत करिए और हल्का सा प्रेस करिए लाइक का बटन, बस वो ब्लू कर दीजिए, चाहे जैसे भी करिए, प्यार से करिए, गुस्से में करिए, पीट पाट के करिए, चाहे जैसे भी कर दीजिए, बस वो ब्लू हो जाए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि आपको बताना है। जब DDT पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हानि क्या होती है? कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, ये प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण इसका नहीं होता है, निम्नीकरण मतलब टूटता नहीं है, दूसरों से कम प्रभावी होता है, इसकी अधिक लागत होती है। तो ये दोनों की तो बात ही नहीं, प्रभावी अप्रभावी की बात और लागत की भी बात नहीं है। ये किस तरीके से हानि मतलब पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है इसका, सबसे मतलब गड़बड़ चीज़ है इसकी DDT की, तो ध्यान दीजिएगा। जब इसका DDT का प्रयोग किया जाता है तो प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण इसका नहीं होता, यानी कि टूटता नहीं है, प्रकृति में मिलता नहीं है, बल्कि एक खाद्य श्रृंखला से जो ट्रॉपिक लेवल है, खाद्य श्रृंखला एक स्तर से इसके दूसरे स्तर में जाता रहता है और इसका सांद्रण जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ये बढ़ता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे यही है, जब भी पूछा जाता है DDT से रिलेटेड क्वेश्चन, यही पूछा जाता है कि ये क्या दुष्प्रभाव करता है। तो ये एक, अगर आप खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाता है ये, तो ये जानिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है और ये नुकसान पे नुकसान किया जाता है। ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, सांद्रता इसकी बढ़ती जाती है, इसका निम्नीकरण नहीं होता है, प्रकृति में नहीं मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है। जिस तरीके से मिट्टी आप कहेंगे तो मिट्टी पत्ती हुई निम्नीकरण हो जाता है, पॉलीथीन का निम्नीकरण नहीं होता, इसलिए पर्यावरण के लिए बेकार चीज़ है, डिग्रेडेबल नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु या मीथेन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, मीथेन है, CH4। ठीक, तो आपको यहाँ पर बता देते, पर्यावरण के अलावा कोयला खनन से मीथेन का उत्सर्जन होता है, लेकिन जब पर्यावरण में जो इसका उत्सर्जन हो रहा है तब तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कोयला खनन से जब कोयले की खदानों में मीथेन का उत्सर्जन होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, खतरा क्यों उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मीथेन का 5 से 15% की मात्रा, अगर इतनी सी मात्रा भी हवा के संपर्क में आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा विस्फोट हो जाता है। तो ये मतलब यानी कि मीथेन अगर हवा के संपर्क में आती है और इसकी मात्रा जो 5 से 15% तक ही होती है, तो अगर वायु के संपर्क में आती है तो बहुत अधिक विस्फोटक हो जाती है, जो कि सभी लगभग भूमिगत जो कोयला खानों में विस्फोट के लिए ये जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, मीथेन CH4। हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है? विकल्प आप सभी के सामने है, श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, स्पीति है, और कालिम्पोंग और लहासा को। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये है स्पीति। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, चाहे जो भी विकल्प में हो, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर में जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो यही इंपॉर्टेंट है। और जो जोड़ता है सेम बस वही क्वेश्चन आपको ऑप्शन रिप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? चलिए विकल्प पढ़िए आराम से, थोड़ा सा लंबा विकल्प है, आराम से ध्यान से विकल्प पढ़िए, तब तक हम 2 से 4 सेकंड कर लेते हैं रेस्ट। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी गई है। कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी गई है, इसे संबोधित किया गया है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है कुल्लू घाटी।
ठीक है। और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे पूरी तरीके से ये विस्तृत है, फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या क्या आपको फैक्ट बताया। तो किस जिले में? कुल्लू जिले में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी के सहारे? ब्यास नदी। तो देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना हम बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बता पाते, इतने क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, इतने हैं, आप वैज्ञानिक बनिए, ये है वो। कहने का मतलब बस इतना जानिए कि जितना आपको क्वेश्चन बताते हैं उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आप सभी को पता चल जाते हैं, हम आपको बता देते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। फिर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम आपको बताना है। सदर्न टिप, सदर्न टिप, भारत का एकदम दक्षिण छोर। चलिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बड़ा निकोबार। चलिए पहले विकल्प बता देते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाता है। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न टिप है, सबसे दक्षिणी छोर। तो भारत का जो एकदम से दक्षिण, यानी कि कोई भी चीज हो उसका सबसे दक्षिण, जैसे ये भारत है, इसका एकदम से दक्षिणतम छोर, या भूमि की बात हो चाहे जो भी, मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है बड़ा निकोबार द्वीप में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। बड़ा निकोबार है तो इसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ये है। अच्छा, एक अगर ये इंदिरा पॉइंट ना पूछ करके पिग्मेलियन पॉइंट पूछा जाता तो ये भी आपका सही होगा। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, ये है। तो चाहे इंदिरा पॉइंट आप कहिए चाहे पिग्मेलियन पॉइंट कहिए, एक ही है। और भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिण छोर है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। जैसे अगर भूमि की अगर हम बात करते हैं, जो ये भारत का नक्शा है, तो इसके अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, जो भूमि वाला है ये दक्षिणी छोर है, दक्षिण, ठीक है, भूमि का दक्षिण छोर है कौन सा? कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर सदर्न टिप की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट में दक्षिणी छोर एकदम है, चाहे भूमि का हो चाहे जल का, आप चाहे जिससे भी लें, तो सबसे दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर हम भूमि की बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर ये है कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी से भी दूर है आपका इंदिरा पॉइंट। आप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? 73वां, 74वां, 71वां या 72वां संविधान संशोधन? चलिए भाई आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाता है, 74वां। ऑप्शन बी सही होता है, 74वां संशोधन। भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का भी उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए 1948, 1951, 1956 या 66। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, 1956, 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था। और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांगों के जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार के द्वारा 29 दिसंबर 1953 को, कब? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद द्वारा पारित किया गया। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो एक स्माइल कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। एकदम से स्ट्रेस लेकर के आपको नहीं पढ़ना है। मुझे कमेंट देख करके लगता है आप लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत, मतलब इतना स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। टेंशन फ्री होने का मतलब बस एक चीज़ है, टारगेट हमेशा दिमाग में होना चाहिए। बर्डन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, बस एक चीज़ हो जाती है
कि आपको जो आता रहता है वो भूल जाता है, जो आप पढ़े रहते हैं वो दिमाग से हट जाता है, और टेंशन में आप इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, आप जो लक्ष्य आपने मतलब लिया है, लक्ष्य लेकर के दिमाग में चल रहे हैं, वो प्रोसेस में नहीं आ पाता है। तो बस आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए, खूब मेहनत करिए। मतलब जी जान से मेहनत करने पे कोई चीज़ मिलेगी कैसे नहीं। जो स्टूडेंट पास करते हैं वो हमारी आपकी तरह ही होते हैं, लेकिन हम आप आलसी हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन जो आगे निकलते हैं कोई ब्रिलियंट नहीं होते, बस उनके अंदर एक होता है ना कि घिसने वाली आदत होती है। तो खुद को इतना घिसा दीजिए, इतना घिसा दीजिए कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपकी आंख से गुजरा ना हो। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल 1984, 1985, 1986 या 1988? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी 1985। ऑप्शन बी सही होता है 1985। वर्ष 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर एक निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए थे। तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर फोकस करिए। जो 52वां, अभी यहाँ पर आपको डिटेल बताने लग जाएंगे, फिर बड़ा घोंच पोंच सा हो जाएगा और आप ये भी भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है, ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फोकस करना है। तो वर्ष 1985 की 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। कर लेते एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन से ये होता है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा आपकी मेमोरी में परमानेंटली ये फीड हो जाता है। तो क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ अगस्त 1948 में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ पर स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, ब्रेलिंग कहलाती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? ऑप्शन ए, हालियोटिस। अगला क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, बहुप्रभावी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथ की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? ऑप्शन ए, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी ऑप्शन बी सही होता है, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ प्रदूषक का उदाहरण क्या है? गौड़ प्रदूषक ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, PAN, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण लवण का रासायनिक नाम आपको बताना है। जो साधारण लवण है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, जिसको हम कहते हैं नमक। अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्या है? ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, प्रकृति में सरलता से इसका निम्नीकरण नहीं होता है। ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर डी, मीथेन, CH4। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन ए सही होता है, श्रीनगर और लेह को। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? सदर्न टिप। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए आप लोग जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है
ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है, ऑप्शन बी 74वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? भाषाई आधार पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, 1956 भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 1985, ऑप्शन बी सही होता है 1985। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा सवाल है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड या वायु या मीथेन? ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और आप लोग प्यारा सा कमेंट किया करिए, और सभी लोग डिटेल में जितना हो सके कमेंट करेंगे। और बीच में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा आपको बताना, मालदीव की राजधानी मैंने पूछा वो बताना है, ठीक, और मैंने कुछ और पूछा है, हाँ मैंने क्या पूछा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और ये मिलाकर के पूरा 3 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को आपकी एससीईआरटी की क्लास होगी, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।